प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रोटिस्टा के अंदर क्लासेस देखे थे, कौन कौन से क्लासेस होते हैं। वहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि क्राइसोफाइस्ट होता है क्लास, एक क्लास जो होता है वो होता है डायनोफ्लैजिलेट्स, उसके बाद एक क्लास आता है यूग्लिनोइड, फिर क्लास आता है वहाँ पे स्लाइम मोल्ड, एंड लास्ट वन क्लास जो होता है वो होता है प्रोटोजोअन्स का। तो जो हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे, प्रोटिस्टा जो किंगडम पढ़ रहे थे, प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है। इस प्रोटिस्टा किंगडम को फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहला जो क्लास था वो था क्राइसोफाइट्स, दूसरा जो क्लास है वो है डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा जो क्लास है वो है यूग्लिनोइड, चौथा जो क्लास है स्लाइम मोल्ड, एंड लास्ट वन जो क्लास है वो है प्रोटोजोअन्स। वो कौन सा क्लास है? प्रोटोजोअन्स। तो मतलब हमको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ये 5 जो क्लासेस हैं, ये 5 जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हमने क्राइसोफाइट पढ़ लिया था। क्राइसोफाइट में 2 चीज़ें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था? डायटम्स पढ़ा था और फिर क्या पढ़ा था? डेस्मिड पढ़ा था। तो ये यहाँ तक का डिस्कशन हमारा लास्ट लेक्चर तक हो चुका था। आज हमको पढ़ना है डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या पढ़ना है आज हमको? डायनोफ्लैजिलेट। तो जिनका ये पहला क्लास है वो लोग यहीं से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी प्रीवियस लेक्चर जो यूट्यूब पे है उसको देख लेना, नई चीज़ें समझ में आएंगी तो उसको यहाँ पे आके कंफर्म कर लेना, पूछ लेना, क्लियर कर लेना, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, चीज़ों को याद करने की कोशिश नहीं करना, याद पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, बस समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा तो याद भी हो जाएगा। तो अभी हमको पढ़ना है डायनोफ्लैजिलेट्स। देखो डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होता है। प्रोटिस्टा है तो डायनोफ्लैजिलेट जो प्रोटिस्टा है तो यूनिसेलुलर होंगे, क्योंकि पूरे के पूरे प्रोटिस्टा किससे बने हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पूरा का पूरा प्रोटिस्टा क्या होता है? यूनिसेलुलर। तो डायनोफ्लैजिलेट भी क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा। मैंने याद करो बताया था कि जो प्रोटिस्टा होता है उसका सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक। तो डायनोफ्लैजिलेट भी क्या होगा? यूकैरियोटिक। जब मैंने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाया था तो इसको मैंने बताया था ऑटोट्रॉपिक ग्रुप में। किसमें बताया था? ऑटोट्रॉपिक में। किसमें बताया था? ऑटोट्रॉपिक में। तो जो हमारा डायनोफ्लैजिलेट होते हैं वो यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर है? जो ये डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, दूसरी पॉइंट इनके बारे में, जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये डायनोफ्लैजिलेट रेड कलर के भी होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं, ब्लू कलर के भी होते हैं, ग्रीन कलर के भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत वेरियस कलर के होंगे, अलग अलग कलर के होंगे। और ये कलर किस पे डिपेंड करेगा? ये कलर किस पे डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि पिगमेंट एक ऐसा केमिकल होता है या एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल होता है जो प्लांट के पार्ट को क्या प्रोवाइड करता है? कलर प्रोवाइड करता है। जैसे क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है। उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्लांट के पार्ट को ग्रीन बनाना, कलर करना, और सेकेंडरी फंक्शन क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कराना। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जितने भी पिगमेंट होते हैं, हर पिगमेंट का अपना स्पेसिफिक कलर होता है, और वो पिगमेंट जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उस पार्ट को क्या करते हैं? उसी कलर में कलर कर देते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब डायनोफ्लैजिलेट ऑटोट्रॉपिक है, तो ऑटोट्रॉपिक होने के साथ उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा। जैसे प्लांट ऑटोट्रॉपिक है तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऐसे ही जो डायनोफ्लैजिलेट ऑटोट्रॉपिक है उनके अंदर अलग अलग तरह के पिगमेंट होंगे, और हर पिगमेंट का अपना अपना कलर होता है, इसलिए अलग अलग तरह के डायनोफ्लैजिलेट का अलग अलग कलर होगा। बात समझ में आ गई? सुनो ध्यान से इसके बाद। ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डायनोफ्लैजिलेट्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोसिक प्लेट। स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट कह सकते हो, हार्ड सेलुलोसिक प्लेट कह सकते हो, लेकिन बना किससे होता है? सेलुलोज के प्लेट से। बात समझ में आ गई? ये जो सेलुलोसिक प्लेट होता है ये 2 हाफ में प्रेजेंट होता है।
सेल वॉल हैव टू हाफ। सेल वॉल के दो हाफ होते हैं। ध्यान से देखना स्ट्रक्चर, क्योंकि यहीं से इसी स्ट्रक्चर से तुमको आगे चल के फ्लैजिला भी समझ में आएगा। ये मान लो, ये तुम्हारा मान लो कोई डायनोफ्लैजिलेट्स है, ठीक है, ये डायनोफ्लैजिलेट हो गया, बात समझ में आ गई। इस डायनोफ्लैजिलेट के किनारे किनारे एक ये सेल वॉल हो गया, ठीक है, और एक ये सेल वॉल हो गया। मतलब इसका सेल वॉल तो होता है, लेकिन सेल वॉल प्लेट के फॉर्म में होता है और दो अलग अलग प्लेट के फॉर्म में होता है, एक अपर प्लेट एक लोअर प्लेट। बात समझ में आ गई, एक अपर प्लेट है एक लोअर प्लेट। बाकी इसके पहले जब डायटम पढ़ा था तो मैंने बताया था वहाँ के सिलिका का सेल वॉल होता है और पूरा कंप्लीटली कवर करता है। लेकिन यहाँ के सेल वॉल में क्या स्पेशलिटी है, इसके सेल वॉल का दो हाफ है, दो अलग अलग पार्ट है, बीच में कुछ ऐसा हिस्सा है जो क्या है, गैप वाला है, जिस वाला हिस्सा क्या है, गैप वाला। बात समझ में आ गई। जो सेल वॉल के दो हाफ है, आप ध्यान से समझो, फिगर देखना। किताब खोलो फटाफट, किताब है तुम लोग के पास, बुक है? नहीं है बुक? यहाँ के बैठ जाओ। देखो यहाँ पे फिगर नंबर एनसीईआरटी के 21 नंबर के पेज पे फिगर नंबर 2.4 का ए वाला डायनोफ्लैजिलेट का फिगर बना हुआ। किसका फिगर बना हुआ है? डायनोफ्लैजिलेट का। वहां पे तुमको देखो डायनोफ्लैजिलेट के फिगर में सेल वॉल का दो पार्ट दिख रहा है क्या? एक ऊपर पार्ट दिख रहा है, एक नीचे पार्ट दिख रहा है, बोलो दिख रहा है? तो यहां पे मैंने तुमको बताया कि जो सेल वॉल होता है डायनोफ्लैजिलेट का, उसके दो पार्ट होते हैं। अब सुनो ध्यान से, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैंने क्यों बताया, ऐसे लिख देता और वो समझ आगे बढ़ जाता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। सुनो ध्यान से, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करके बनाते हैं कि अपर वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा होता है तो वो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। ये मान लो ऐसे हो गया, ठीक है, और ये मान लो ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक है। देखो इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, अपर सेल वॉल लोअर सेल वॉल, अपर सेलुलोसिक प्लेट लोअर सेलुलोसिक प्लेट, इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, इस गैप को कहते हैं फर्रो। क्या कहते हैं? फर्रो। ये कोई बायोलॉजिकल टर्म नहीं है। हमेशा जब दो चीज़ों के बीच में कोई कंटिन्यूअस एक स्पेस होता है, कोई कंटिन्यूअस एक ट्यूब लाइक जो ओपन प्लेट नाली के ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फर्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्रो। ध्यान समझना, ये जो फर्रो वाला स्टेज है। आप सुनो, इसके बाद की लाइन कितना समझ में आता है? ये सेलुलोसिक प्लेट, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो क्या है? फर्रो है। अब सुनो, दे हैव टू फ्लैजिला, उनके पास दो फ्लैजिला होती है। वन एज लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट, एक जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो इसका फ्लैजिला बनाया, एक जो फ्लैजिला, मान लो ये फ्लैजिला का यहाँ से ओरिजिन है, तो ये फ्लैजिला यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे फ्रीली प्रेजेंट रहेगा। एक फ्लैजिला ये होगा, ठीक है। दूसरा जो फ्लैजिला रहेगा, वो फ्लैजिला ऐसे जाएगा और घूम के ऐसे पूरा राउंड में लगेगा। इस फर्रो में क्या करेगा? उसको चारों तरफ से बाइंड करेगा। फर्रो के अंदर क्या होगा? लिपटा होगा। ध्यान से समझना। मान लो क्या है कि ये स्ट्रक्चर समझो, ये मान लो स्ट्रक्चर क्या है, ये अपर सेलुलोसिक प्लेट, ये लोअर सेलुलोसिक प्लेट, और इन दोनों के बीच में क्या है? फर्रो। तो एक जो फ्लैजिला होगा वो जहां से उसका ओरिजिन पॉइंट रहेगा वहां से ऐसे फ्री रहेगा, वो कहीं पे जाके वहां पे लिपटा हुआ नहीं रहेगा, उसके चारों तरफ उसकी राउंडिंग नहीं होगी। लेकिन एक जो फ्लैजिला होगा वो इसी फर्रो के अंदर ऐसे जाके उसको चारों तरफ से राउंड करके बाइंड करेगा, उसको राउंड करके फर्रो के अंदर बाइंड करेगा। बात समझ में आ गई? तो दो फ्लैजिला एक फर्रो के अंदर चारों तरफ से उस पूरे के पूरे सेल को बाइंड करता है, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है? फ्री प्रेजेंट होता है। लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है? फ्री प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया किसका? डायनोफ्लैजिलेट्स का। हो गया? चलो कुछ बातें और। एक डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल यहां पे क्या है?
गोनियाओलेक्स, गोनियाओलेक्स एक डायनोफ्लैजिलेट होता है। ये डायनोफ्लैजिलेट किस कलर का होता है? रेड कलर का। किस कलर का होता है? रेड कलर का। तो रेड कलर का एक डायनोफ्लैजिलेट है जिसका नाम गोनियाओलेक्स है। ये रेड कलर का डायनोफ्लैजिलेट, रेड डायनोफ्लैजिलेट, ये रेड डायनोफ्लैजिलेट जो होता है, ये रेड डायनोफ्लैजिलेट जब एक्वेटिक, देखो ध्यान से समझना, इसमें एक पॉइंट और छूट गया यहाँ पे, ऑटोट्रॉपिक के साथ लिखना, मोस्टली मैरीन, मोस्टली मैरीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मैरीन के अंदर। मैरीन का अंदर सी, ओशियन, सी वाले पानी में। तो जहां पे ये गोनियाओलेक्स बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे, कहां पे प्रेजेंट होंगे? ज्यादा नंबर में। तो वहां पे जो टाइड होगा, क्या होगा? टाइड होगा, वो रेड अपीयर करेगा। कैसा दिखेगा? रेड। भाई देखो, मैंने तुमको बताया था कि जो प्रोटिस्टा होते हैं वो प्लैंकटन की तरह पूरा क्या करते हैं, पूरे पूरे वाटर बॉडी पे फैले होते हैं। तो मान लो क्या था कि वैसे मान लो कि टाइड देखा ही है, पानी में, समुद्र के पानी में टाइड होता है। अब मान लो एक जगह पे बहुत ढेर सारे रेड कलर के डायनोफ्लैजिलेट हैं, तो वहां का जो टाइड है वो कैसा दिखेगा? रेड कलर का। उसी को हम क्या कहते हैं? रेड टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड टाइड। तो जो रेड कलर का गोनियाओलेक्स है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? रेड टाइड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? रेड टाइड प्रोड्यूस करता है। क्लियर? इसकी वजह से जो टाइड होता है रेड अपीयर, रेड टाइड इफेक्ट दिखता है। दूसरा, जितने भी डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ये डायनोफ्लैजिलेट्स कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं, टॉक्सिक मटेरियल। क्या रिलीज करते हैं? टॉक्सिक मटेरियल। ये जो टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करते हैं, वो इसका एक एग्जांपल समझ लो, एक है साक्सीटॉक्सिन। क्या है? साक्सीटॉक्सिन। ये एक एग्जांपल है किसका? टॉक्सिक मटेरियल का, जो कि सेक्रेट होता है, कहाँ से रिलीज, कहाँ से होता है? डायनोफ्लैजिलेट से। ये साक्सीटॉक्सिन जो होता है, ये किलिंग ऑफ फिशेस के काम आता है। किसके काम आता है? किलिंग ऑफ फिशेस। मतलब कि जब बहुत ढेर सारे डायनोफ्लैजिलेट किसी की जगह पे हैं, तो वो जब ये साक्सीटॉक्सिन नाम का टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करेंगे, तो उस वाटर के अंदर जो भी फिशेस जाएंगे, वो फिशेस क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। बात समझ में? वो फिशेस क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इनका प्रेजेंस की वजह से क्या दिखता है? रेड टाइड। इनके प्रेजेंस की वजह से, चूंकि ये रेड टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करते हैं, उस टॉक्सिक मटेरियल से क्या होता है? किलिंग ऑफ फिशेस होता है। जहां पे वो रहेंगे वहां पे बहुत ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, वो प्रॉपर्टी लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या मतलब? जनरली वहां पे जितने भी एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, लाइक फिशेस मान लो, लाइक फिशेस, तो वो जैसे वहां पे साक्सीटॉक्सिन जो होता है, अगर वहाँ वो तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए, तो तुम्हें तुरंत पैरालिसिस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतना टॉक्सिक होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मोस्टली मैरीन में क्या होते हैं? फिशेस ही होती हैं, जहां पे ये भाई प्लैंकटन, सरफेस के पास क्या होंगे? फिशेस होंगे। जो बाकी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो जनरली कहाँ पे होते हैं? नीचे, ओशियन के सरफेस पे। वाटर के सरफेस के पास जनरली क्या होती हैं? फिशेस होती हैं। तो इसलिए मैंने वो वर्ड लिखा है, एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर नेचुरल चमक प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? नेचुरल चमक। वो जब वाटर में जहां पे रहेंगे, वहां पे तुमको बहुत ज्यादा वहां पे ब्राइटनेस दिखेगी। वहां पे क्या दिखेगी? ब्राइटनेस। मतलब अगर रात के अंधेरे में भी जाओगे और तुमको अगर कहीं पे कोई प्लैंकटन चमकता हुआ दिखेगा, तो तुम वहां पे क्या बता सकते हो? वो क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स है। यही एक प्लैंकटन होता है जो कि बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि तुम किसी सी के किनारे गए और तुमने वहाँ पे प्लैंकटन के फॉर्म में कुछ चमकती हुई चीज़ देखी, वो क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में वहाँ पे बहुत सारे दे सकते हैं। वो क्या होगा? डायनोफ्लैजिलेट्स होगा। क्या होगा? डायनोफ्लैजिलेट्स। क्लियर है? बोलो। चलो ये फटाफट लिखो, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। चलो नेक्स्ट जो हमारा क्लास है प्रोटिस्टा में, वो है यूग्लिना।
यूग्लिनॉइड। कौन सा क्लास है? यूग्लिनॉइड क्लास, उसको पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट जो क्लास है वो है यूग्लिनॉइड। नेक्स्ट क्लास क्या है? यूग्लिनॉइड। फिगर देखो फटाफट, तुम्हारे बुक में जो यूग्लिना का फिगर दिया हुआ है उस फिगर को देखो। देख लिए? चलो इनका कैरेक्टर लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रोटिस्टा है तो क्या होंगे ये? यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा है तो क्या होंगे? यूनिसेलुलर। और प्रोटिस्टा है तो क्या होंगे? यूकैरियोटिक। ठीक है। ये जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक दोनों होते हैं। एंड हेट्रोट्रॉफिक दोनों होते हैं। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों होते हैं। इसके बाद हैबिटाट की बात करेंगे। ये मोस्टली कहां पे मिलते हैं? फ्रेश वाटर में। मोस्टली कहां पे मिलते हैं? फ्रेश वाटर में। याद करो दो तीन चीजें। अब रिलेट करते हैं, रिलेट करना स्टार्ट करते हैं। हमने 4 तरह के एनिमल्स, इसमें 4 तरह के ऑर्गेनिजम्स इस प्रोटिस्टा में पढ़े हैं। पहला पढ़ा था हमने डायटम, जो कहां पे होता था? मैरीन में। फिर हमने पढ़ा डेस्मिड, जो कहां पे होता था? फ्रेश वाटर। वो तो वाटर का पॉल्यूशन बताता था ना, तो कहां पे रहता था? फ्रेश वाटर। फिर हमने पढ़ा डायनोफ्लैजेलेट, कहां पे था? मैरीन। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? यूग्लिना। ये कहां पे है? फ्रेश वाटर। तो फ्रेश मैरीन, फ्रेश मैरीन, फ्रेश। ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, ये जो ऑर्गेनिजम्स जो यूग्लिना है, ये यूग्लिना का जो सेल वॉल होता है, इसमें एग्जांपल ध्यान समझना। पहले सेल वॉल से पहले समझ लेते हैं कि इनके अंदर फ्लैजिला होता है कि नहीं होता है। They have 2 flagella। इनके में भी कितने फ्लैजिला होते हैं? 2 flagella। One is shorter and other is longer। इनके अंदर 2 फ्लैजिला होता है, एक बड़ा होता है और एक क्या होता है? छोटा होता है। क्लियर? They are motile due to presence of flagella। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट, they have cell wall made up of proteinaceous pellicle। सेल वॉल जो उनका होता है वो किसका बना होता है बेटा? पेलिकल का। यानी कि एक तरह से तुम कह सकते हो कि उसमें सेल वॉल नहीं होता, उसमें क्या होता है? पेलिकल लेयर होता है। क्या होता है? पेलिकल लेयर। या फिर ये कह सकते हो कि उनका सेल वॉल किससे बना होता है? पेलिकल से बना होता है। दोनों बातें सेम है। उनका सेल वॉल जो होता है वो पेलिकल होता है, प्रोटीनिशियस पेलिकल से बना होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेलिकल दे शो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर जो सेल वॉल की जगह पेलिकल लेयर है प्रोटीन का बना हुआ, वो बहुत फ्लेक्सिबल। प्रोटीन जो होता है बहुत हार्ड नहीं होता है। ऐसे सिलिका पड़ा था, बालू जो होता है सैंड सिलिका का ही बनता है। सिलिका तो हार्ड होती है, पहला वाला जो पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा सेलुलोज, वो भी हार्ड होता है। अभी हमने क्या पढ़ा? पेलिकल। प्रोटीन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इस वजह से उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इस वजह से इसकी बॉडी के, भाई देखो सेल मेम्ब्रेन तो ऑब्वियस सी बात है पहले से ही सॉफ्ट है। अब सेल वॉल रहता था तो उसको स्टिफनेस, हार्डनेस प्रोवाइड करता था। अब सेल वॉल भी क्या हो गया यहाँ पे?
सॉफ्ट हो गया, बहुत स्मूथ हो गया, बहुत फ्लेक्सिबल हो गया, तो इसकी बॉडी जाहिर सी बात है फ्लेक्सिबल होगी ही होगी। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, यूग्लिना, एग्लिनॉइड्स, यूग्लिना छोड़ो, एग्लिनॉइड्स हैव pigments like pigments of higher plant। जैसे तुम पढ़ोगे जब हायर प्लांट के केसेस में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, अभी अगले चैप्टर में यही सब पढ़ना है, तो हायर प्लांट्स के अंदर जो जो पिगमेंट होते हैं कुछ वैसे ही पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? यूग्लिना के अंदर। जैसे वहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट यहाँ भी प्रेजेंट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। बात समझ में आ गई? तो इसका जो पिगमेंट वाला जो हिस्सा है वो कुछ हायर प्लांट्स के जैसा पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से इसमें क्या स्पेशलिटी आता है? यूग्लिना या यूग्लिनॉइड इन जनरल या फिर कह लो फेवरेबल कंडीशन सो ऑटोट्रॉफिक नेचर। देखो नॉर्मली जो यूग्लिना होती है वो ऑटोट्रॉफिक नेचर शो करती है। मतलब अगर यूग्लिना के पास कोई आपत्ति नहीं है, यूग्लिना के ऊपर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग अगर इन्वायरमेंट उसको मिला हुआ है, तो ये क्या करेगी? ऑटोट्रॉपिक, यानी कि अपना फूड खुद ही बनाएगी, ऑटोट्रॉपिक नेचर शो करेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हायर प्लांट के जैसे पिगमेंट प्रेजेंट हैं और वो पिगमेंट उसके अंदर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे ही करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इन जनरल जो यूग्लिनॉइड होते हैं वो क्या करते हैं? ऑटोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं। क्वेश्चन इस पे बहुत बार पूछा गया है, फेवरेबल और अनफेवरेबल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन में ऑटोट्रॉपिक शो करता है या अनफेवरेबल कंडीशन में? तो फेवरेबल कंडीशन में जब सब कुछ नॉर्मल होगा उस टाइम पे क्या करेगा? ये स्ट्रक्चर शो करेगा। क्लियर है? यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ भी कर सकते हो। वहाँ पे फिगर ड्रॉ करने के लिए बहुत कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी चीज़ कोई नहीं है इसके फिगर में, ठीक है? ऐसे कर लेना। एक छोटा यहाँ पे तुमको दिखे, बहुत बड़ा सा यहाँ पे तुमको फ्लैजिला दिखेगा और एक छोटा सा फ्लैजिला दिखेगा ऐसे, ठीक है? और इस पे पहले बहुत सारे पैचेज के फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट, अलग अलग पिगमेंट दिखेंगे। क्लियर है ना? चलो मिटाएं क्या ऊपर से? चलो, ये तो फेवरेबल कंडीशन की बात हो गई। अब बात होगी अनफेवरेबल कंडीशन की। किसकी बात होगी? अनफेवरेबल कंडीशन की। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन कैसे? मान लो उसको लाइट नहीं मिल पा रही है, ठीक है, या उसको वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में तुमको वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पा रहा है, या जो उसके लिए रॉ मटेरियल है वो नहीं मिल पा रहा है, यानी कुछ भी अनफेवरेबल स्ट्रेसफुल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन यूग्लिनॉइड सो हेटेरोट्रॉपिक नेचर शो करता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा उस टाइम पे। हेटेरोट्रॉपिक में कौन सा नेचर शो करता है भाई? हेटेरोट्रॉपिक के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? होलोजोइक, सेप्रोफाइट, पैरासाइट होते हैं ना, 3 तो पढ़ा थे क्लास में। तो ये जनरली क्या शो करता है? होलोजोइक शो करता है। क्या शो करता है? होलोजोइक। याद करो जब फ्लो चार्ट बनवाया था तो वहाँ पे बताया था। तो ये क्या करता है? होलोजोइक। और होलोजोइक में ये क्या करता है? ये वर्क करता है प्रीडेटर की तरह, प्रीडेट्स द स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है? ये प्रीडेट करता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको खा लेता है, उनको निगल लेता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई?
अब बात इसके रिप्रोडक्शन की, अगर इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? दो तरह से होगा। एक होगा बाइनरी फिजन, एक क्या होगा? बाइनरी फिजन। और ये बाइनरी फिजन किस डायरेक्शन में होगा? लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में। किसमें होगा बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल। क्यों होगा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में? बोलो। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है फ्लैजिला, ठीक है। अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में ऐसे होगा तो एक फ्लैजिला उधर, एक फ्लैजिला इधर, आधा बॉडी पार्ट उधर, आधा बॉडी पार्ट इधर। लेकिन अगर ऐसे हो गया तो एक में फ्लैजिला जाएगा, एक में फ्लैजिला नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। और ये कब होता है? जब कंडीशन क्या होगा? फेवरेबल होगा। जब कंडीशन क्या होगा? फेवरेबल होगा, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन अनफेवरेबल हुआ तो उस टाइम पे क्या करेंगे? ये जनरली मल्टीपल फिजन करेंगे सिस्ट फॉर्मेशन के साथ। सिस्ट फॉर्मेशन के साथ ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे? मल्टीपल फिजन करेंगे। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हो गए किसके अंदर? यूग्लिना के अंदर। The sexual reproduction is unknown। इनके में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो कौन से टाइप का होता है, ये सब कुछ क्या है? अननोन है। अभी उसके बारे में जानना बाकी है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? क्लियर है? फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो, इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट जो क्लास पढ़ना है वो है स्लाइम मोल्ड का। वो क्लास किसका पढ़ना है? स्लाइम मोल्ड का। देखो बुक में देखो फिगर नंबर सी 2.4 का 21 नंबर के पेज पे फिगर नंबर सी। ये जो फिगर तुम देख रहे हो, ये फिगर किसी एक स्लाइम मोल्ड का नहीं है। ये फिगर देखोगे तो इसमें तुमको एक स्लाइम मोल्ड का फिगर नहीं है। ध्यान से देखो, हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि बेसिकली हमको उसी को डिस्कस करना है। हमको यहाँ पे देखना स्लाइम मोल्ड। क्या देखना है? स्लाइम मोल्ड। देखो ध्यान से, जब एनसीईआरटी में तुम स्लाइम मोल्ड का जब फिगर देखोगे तो फिगर कुछ ऐसा तुमको दिखेगा। दिख रहा है फिगर? बोलो। सी वाले फिगर में कुछ कुछ ऐसा फिगर दिखेगा। उस फिगर में बीच बीच में ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ये जो फिगर है ये किसी इंडिविजुअल स्लाइम मोल्ड का फिगर नहीं है। ये फिगर किसी इंडिविजुअल स्लाइम मोल्ड का फिगर नहीं है। ये है क्या? ये फिगर है स्लाइम मोल्ड के ग्रुप का। किसका फिगर है? स्लाइम मोल्ड के ग्रुप का, जिस ग्रुप को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। उसका अभी रेफरेंस आएगा तुम्हारे स्लाइम मोल्ड के केस में। पहले स्लाइम मोल्ड को पढ़ लेते हैं और फिर जब वो उसका डिस्कशन आएगा तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ध्यान से समझना। पहला जो पॉइंट स्लाइम मोल्ड के बारे में, दे आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर हैं, बोलो। प्रोटिस्टा तो यूनिसेलुलर होंगे। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होंगे, बोलो।
सेप्रोफिटिक। क्या है? सेप्रोफिटिक। क्या है ये? सेप्रोफिटिक है। They move along decaying twig and leaves of plant। ध्यान से समझना इस लाइन का मतलब। मान लो तुमने कहीं पे देखा कि कोई प्लांट का लीफ ऐसे, कोई प्लांट का ट्विग, कोई टहनी ऐसे गिरी हुई है, तो यहाँ से जो स्लाइम मोल्ड्स होंगे वो स्लाइम मोल्ड्स यहाँ से मूव करेंगे आगे की तरफ, और पीछे की तरफ से जो मटेरियल्स हैं उनको क्या करेंगे? डिके करते रहेंगे। उनको डिके कराते जाएंगे और आगे क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, दे मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। वो प्लांट के डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स के अलोंग क्या करते हैं? मूव करते हैं और उनको उसी के ऊपर से अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं एंड एब्जॉर्ब nutrient from there, absorb nutrient from there, वहां से न्यूट्रिएंट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट समझो। जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, अब यहां से कहानी सी थोड़ी यहाँ पे कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई। जो सेप्रोफाइट्स हैं वो सेप्रोफाइट फेवरेबल कंडीशन में जब कंडीशन उनके फेवरेबल होगा तो बहुत ढेर सारे जो स्लाइम मोल्ड्स होंगे वो स्लाइम मोल्ड एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करेंगे, जुड़ेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और एक बहुत फ्लैट स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्लैट, जो बहुत चटाई की तरह का स्ट्रक्चर, जैसे एक फ्लैट चटाई की तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में बहुत ढेर सारे स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट हुए, इकट्ठा हुए और आपस में जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाया, जिस स्ट्रक्चर को क्या कहा? प्लाज्मोडियम। क्या कहा? प्लाज्मोडियम। ये जो स्ट्रक्चर ये कब बना? फेवरेबल कंडीशन। ये स्ट्रक्चर कब बना? फेवरेबल कंडीशन। बात समझ में आ गई? जैसे जब तुम डिकेइंग जाओगे, जब देखोगे डिकेइंग ट्विग्स एंड डिकेइंग जो लीव्स होते हैं उनको जब देखोगे तो वहां पे देखो कि येलो कलर का पूरा एक परत जम गया रहता है, किसी कहीं येलो कलर का, तो वो होता है प्लाज्मोडियम। किसका प्लाज्मोडियम? स्लाइम मोल्ड्स का। तो जो स्लाइम मोल्ड्स हैं जब वो फेवरेबल कंडीशन होता है तो आपस में जुड़ के एग्रीगेट होके क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ये जो प्लाज्मोडियम जो होता है जब ये मेच्योर होता है, प्लाज्मोडियम मेच्योर होता है और मेच्योर होकर सेप्रोफिटिक नेचर से अपना न्यूट्रिएंट क्या कर रहे होते हैं? एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आता है, ये जो प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम के अंदर एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन आता है? फ्रूटिंग बॉडी का। बात समझ में आ गई? और वो जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोर का। किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोर का। और फिर वो स्पोर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो जर्मिनेट होकर क्या बना देते हैं? स्लाइम मोल्ड बना देते हैं। पूरा लाइफ साइकिल यहाँ ड्रॉ करूंगा, देखना कैसे होता है, तब जाके तुमको समझ में आएगा। बहुत सारे, यहां देखो, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेट होके क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम। बहुत सारे एग्रीगेट होके प्लाज्मोडियम बना लिए, पहले समझ लो फिर ड्रॉ करना। ये जो प्लाज्मोडियम है जब मैच्योर होगा तो तुमको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है? ये हो गए तुम्हारे जो स्लाइम मोल्ड्स हैं। ठीक है? बीच बीच में उनके परफोरेशन आ जाता है, बीच बीच में जो स्पेस होता है वैकेंट हो जाता है। यहाँ पे एक कंटिन्यूअस लेयर बना था, यहाँ पे लेयर क्या हो गया? परफोरेटेड लेयर हो गया। कंटिन्यूअस लेयर, परफोरेटेड लेयर। ये क्या हो गया? मैच्योर प्लाज्मोडियम। ये क्या हो गया? मैच्योर प्लाज्मोडियम। इतना कब हुआ? जब कंडीशन क्या था? फेवरेबल था। कंडीशन क्या था? फेवरेबल था। कंडीशन फेवरेबल। ठीक है? कंडीशन
अनफेवरेबल था। जब कंडीशन फेवरेबल था तो ऐसे कहानी बनी हुई थी, जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल हुआ कहानी बदल जाती है। ये जो पूरा का पूरा तुमको ये एग्रीगेट दिख रहा है स्लाइम मोल्ड्स का, इस एग्रीगेट में तुमको वहां पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कैसा स्ट्रक्चर देखना? यही तो था तुम्हारा स्लाइम मोल्ड पहले वाला, ऐसे ही था ना। इस स्लाइम ये अगर ना देखो तो ये क्या था? पहले वाला तुम्हारा स्लाइम मोल्ड था, प्लाज्मोडियम था, मैच्योर प्लाज्मोडियम। जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल हुआ, यहाँ पे एक फ्रूट के जैसा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ, फ्रूट के जैसा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या कहते हैं बेटा? फ्रूटिंग बॉडी। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। बात समझ में आ गई? और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? स्पोर का फॉर्मेशन। बात समझ में आ गई? और बहुत ढेर सारे स्पोर का फॉर्मेशन इसके अंदर हुआ। अब अगला जो फिगर बनेगा वहां पे सिर्फ तुमको क्या देखने को मिलेगा? वहां पे अगले फिगर में तुम देखोगे वहां सिर्फ तुम्हारा फ्रूटिंग बॉडी ऐसे प्रेजेंट होगा, बहुत ढेर सारे फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ढेर सारे स्पोर तुमको देखने को मिलेंगे ऐसे। बात समझ में आ गई? बोलो, आ रही बात समझ में? ऐसे ढेर सारे क्या सब ने मिलके क्या बनाया? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मैच्योर हुआ, फेवरेबल कंडीशन में खूब खुशी से जीवन गुजारा कर रहा था, ऐसे था। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आया, इसने क्या किया कि अपना पूरा पोटेंशियल लगा के फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस किया, और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या कर दिया उसने? स्पोर का फॉर्मेशन करा दिया। स्पोर जो था वो अनफेवरेबल कंडीशन में सुरक्षित बच गया, और बाकी जो प्लाज्मोडियम था सब क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। तो अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम खत्म, क्या बचा था? स्पोर, फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बचा था? स्पोर बचा था। जैसे ही यहां से फिर से फेवरेबल कंडीशन आया, क्या आया? फेवरेबल कंडीशन। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा तब तक किस फॉर्म में रहेगा? फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, यहां से स्पोर क्या हो गए? रिलीज हो गए। यहां से क्या हो गए? स्पोर रिलीज हो गए। ठीक है। और फिर ये स्पोर या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, या फिर मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फिर से ये क्या बना देते हैं? बोलो, स्लाइम मोल्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? स्लाइम मोल्ड। और फिर से ये ढेर सारे स्लाइम मोल्ड मिलके क्या बना देंगे? प्लाज्मोडियम बना देंगे। क्लियर? ढेर सारे स्लाइम मोल्ड मिलके क्या बनाया? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मैच्योर होगा, कुछ ऐसा दिखता था। फिर क्या हुआ? जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आया, कैसा कंडीशन आया? अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो गया? फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, स्पोर से क्या हुआ? स्पोर रिलीज हुआ फेवरेबल कंडीशन में, और स्पोर क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बना दिया? स्लाइम मोल्ड बना दिया। क्लियर है? ड्रॉ कर लो फिगर, फिर आगे की बात करते हैं। ऊपर मिटा दें, 2-3 बातें स्पोर के बारे में लिखनी है, लिख देता हूं। Spores have resistive wall which make them survive for several years during adverse condition. यानी कि स्पोर में भी क्या प्रेजेंट होता है? वॉल प्रेजेंट होता है,
जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है बहुत लंबे टाइम तक, जब तक एडवर्स कंडीशन चलता है। स्पोर आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी, यानी ये फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर जो रिलीज हो रहा है, जो डिस्पर्स हो रहा है, वो किसके हेल्प से हो रहा है? फ्रूटिंग बॉडी विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एयर के थ्रू वो डिस्पर्स हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आज के क्लास में हमने 3 जो क्लासेस थे प्रोटोजोवन के, कौन कौन से? डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड और स्लाइम मोल्ड हमने फिनिश किया है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में प्रोटोजोवन पढ़ेंगे। प्रोटोजोवन के बाद से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फंगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।